हेलो दोस्तों, तो क्या हाल है आप लोगों के। वेलकम टू आवर चैनल लर्न टू अर्न। हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं जिसके अंदर मैं आपको समझा चुका हूं कि अगर कोई भी फाइनेंशियल रिजल्ट जब डिक्लेयर होता है तो आपको किस तरीके से उस रिजल्ट को रीड करना चाहिए। उसके अंदर हमने बात करी थी प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में। और आखिरी में अगर आप उस वीडियो को देखेंगे तो मैंने बोला था कि कुछ एनालिसिस ऐसे होते हैं, मैं आपको दूसरी वीडियो के अंदर बताऊंगा, जो आपको फाइनेंशियल रिजल्ट देखते वक्त कुछ एनालिसिस करने पड़ते हैं ताकि आप समझ सकें कि कंपनी ग्रो कर रही है या फिर ग्रो नहीं कर रही है या फिर पीछे जा रही है। तो आपको वो सारी चीज़ें समझने के लिए आपको कुछ एनालिसिस की ज़रूरत पड़ती है। तो उसी एनालिसिस के बारे में आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन इस एनालिसिस से पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जो आपकी पहली वीडियो है, जो मैं आपको ऑलरेडी मैं बोल रहा हूँ कि जो मैं बना चुका हूँ, उसको आप समझिए पहले कि किस तरीके से बैलेंस शीट, P&L और कैश फ्लो स्टेटमेंट हमको रीड करनी चाहिए। अगर आपको उन सब चीज़ों के बारे में ऑलरेडी पता है तो आप सीधा इस वीडियो को स्टार्ट कर सकते हैं, बट मैं आपको फिर भी रिकमेंड करूंगा कि आप एटलीस्ट एक बार उस वीडियो को जरूर देखिए। तो आइए इस वीडियो के अंदर हम एनालिसिस समझते हैं कि किस किस तरीके की क्या क्या चीज़ें हमें देखनी चाहिए कभी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रीड करते वक्त। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमने उस वीडियो के अंदर, जैसे आपको पता है कि हमने एंजल ब्रोकिंग के बारे में डिस्कस करा था। एंजल ब्रोकिंग एक ब्रोकरेज हाउस है। हमने ये कंपनी इसलिए उठाई थी क्योंकि सब लोगों को, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, एक अजम्पशन ली गई है कि सारे के सारे लोग इन्वेस्टमेंट जरूर करते होंगे, तो उनको एक आइडिया होता है इस बिज़नेस के बारे में। तो डेट्स वाई मैंने इस कंपनी को पिक करा था अपने एनालिसिस के लिए। तो अभी समझते हैं कि किस तरीके के एनालिसिस ज़रूरी हैं। तो जब भी आप कोई भी फाइनेंशियल रिजल्ट खोलते हैं, तो फाइनेंशियल रिजल्ट अगर आप देखेंगे, सबसे पहले तो इसके अंदर P&L होता है, बैलेंस शीट होती है। आपको मैं एक चीज़ बता दूँ, P&L और जो बैलेंस शीट है, आपको जो P&L जो होता है, जैसे आपको पता है 4 क्वार्टर होते हैं एक साल के अंदर। तो कंपनी को सिर्फ जून और दिसंबर वाले जो क्वार्टर होते हैं उसके अंदर सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस देना कंपलसरी होता है एक कंपनी के लिए जब भी फाइनेंशियल रिजल्ट डिक्लेयर होते हैं। अदरवाइज सितंबर एंड मार्च के अंदर उनको बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट भी देना पड़ता है। तो अभी समझते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमें देखनी चाहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस से, P&L से। तो अगर आप देखेंगे P&L को, तो आप यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले यहाँ पर ऑलरेडी मैं ये चीज़ बता चुका हूँ कि एक क्वार्टरली रिजल्ट भी देने होते हैं और ईयरली जो कंपैरिजन होता है वो भी देना होता है। मतलब आप देखेंगे, मतलब ईयर टू एंड तक का कंपैरिजन देना होता है, ईयर टू एंड, और एक कंपैरिजन देना होता है क्वार्टरली का। तो क्वार्टर आज हम जो बात करेंगे सिर्फ ईयर टू एंड के बारे में बात करेंगे, क्योंकि एनालिसिस के बारे में भी हम बात कर रहे हैं। तो इसलिए हम क्वार्टर के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। जो ईयर टू ईयर एंड के बारे में जो एनालिसिस बताऊंगा वही आप क्वार्टर एंड के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं और अकॉर्डिंगली अपनी चीज़ें आप समझ सकते हैं। तो ईयर एंड के अंदर अभी हम देखें तो 31 मार्च 21 और 2020 के हमारे पास रिजल्ट्स की डिटेल है। ठीक है। तो आप यहाँ पे देखेंगे ऑलरेडी हम ये चीज़ डिस्कस कर चुके हैं कि पहले रेवेन्यू आया, फिर एक्सपेंस आया, फिर प्रॉफिट आया और फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया। तो सबसे पहले अगर मैं देखूँ, सबसे पहले हम शुरुआत से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ, मेरा जो रेवेन्यू है, आप देखेंगे ईयर ऑन ईयर, मतलब 2020 से 21 के अंदर मेरा रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है। अदर इनकम जो होती है मेरी, अदर देन जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब क्या होता है कि जो मेरे ऑपरेशन से आ रही है। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो मेरी इनकम है, जो मेरी रेवेन्यू है, वो इंक्रीज हो रही है। तो हम ना इसको प्लॉट करते हुए भी चलते हैं ताकि हमारी एक बाद में हमारी एक अंडरस्टैंडिंग बन सके। तो यहाँ पर मैं इसको एक्सेल के अंदर प्लॉट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मार्च 21 की हमारी फिगर होगी और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मार्च 20 की हमारी फिगर होगी। ठीक है। तो रेवेन्यू अगर मैं देखूँ, ये सारे के सारे इन मिलियंस हैं, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं जहाँ पर भी हमारी फिगर्स होगी वो इन मिलियंस ही होगी। तो अगर मैं मार्च 21 की बात करूँ तो आप देखिए 12,636 मिलियन का मेरा टर्नओवर रहा है, 0.84। और अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो लास्ट ईयर था 7246.24 का। तो आप देख ही रहे हैं कि जो मेरा टर्नओवर है अराउंड 5390 मिलियन रुपीज़ से वो मेरा बढ़ा है। अगर मैं परसेंटेज टर्म्स में बात करूं तो 74% मेरा मेरा रेवेन्यू बढ़ रहा है। 74% मेरा रेवेन्यू बढ़ रहा है। तो मैंने कैसे परसेंटेज, कैसे देखा कि कितने परसेंट से मेरा बढ़ रहा है, जो भी मेरा इंक्रीज हुआ है डिवाइड बाय माय प्रीवियस रेवेन्यू। तो उससे मेरे को पता चला मेरा 74% से मेरा रेवेन्यू बढ़ा। एंड ऑब्वियसली सभी लोग इसका रीज़न जरूर जानते हैं कि कोविड का जो रीज़न था, लोगों ने काफ़ी इन्वेस्ट करा। तो वो सारे रीज़न है, लोगों के डीमैट अकाउंट खुले तो ब्रोकरेज फर्म्स की जो इनकम है वो बढ़ गई। ठीक है। वो ऑलरेडी हम वो सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं, तो वो आप वीडियो नहीं देखी है तो अगेन वो आप वीडियो जाके देख सकते हैं। मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और आई बटन पे भी दे दूंगा, तो आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। 74% से जो मेरा रेवेन्यू है वो बढ़ा है।
उसके बाद अगर मैं देखूँ एक्सपेंस रेशियो यानी कि मेरा कितना एक्सपेंडिचर, कितना मेरा खर्चा बढ़ा है। तो आप यहाँ पे देखेंगे एक्सपेंस रेशियो, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ टोटल एक्सपेंस के अंदर हम ये सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं कि क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो 8878 लास्ट ईयर था मेरा, एक सेकेंड, 8 लास्ट ईयर था मेरा यही 6359। तो आप देखिए अगेन यहाँ पर अगर मैं देखूँ परसेंटेज टर्म्स के अंदर अगर मैं देखूँ, पहले तो ये 2519 से मेरा बढ़ा है जो एक्सपेंडिचर बढ़ा है, और जो मेरे एक्सपेंडिचर बढ़े हैं वो सिर्फ 39% से बढ़े हैं। तो आप देखिए रेवेन्यू जो मेरा बढ़ रहा है वो तो 74% से बढ़ रहा है, बट जो मेरे एक्सपेंडिचर बढ़ रहे हैं वो 39% से बढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ बताता है कि कंपनी बहुत बढ़िया कर रही है, अगर वहाँ पे आप रेवेन्यू और एक्सपेंस के रेशो को कंपेयर करें। ठीक है, तो आपने देखा रेवेन्यू तो बहुत बढ़िया बढ़ गया और मेरा एक्सपेंस जो है वो कम बढ़ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर इम्पैक्ट आया होगा। तो वो अभी आपको जब हम पीबीटी रेशो निकालेंगे तो वो आपको नज़र भी आएगा। तो अगर आप पीबीटी रेशो देखें, अगर आप प्रॉफिट देखें, तो जो इस साल का जो प्रॉफिट है वो है 4111, तो लास्ट ईयर का जो प्रॉफिट था वो था 1187। अगेन अगर हम इसका परसेंटेज देखें तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो मेरा प्रॉफिट है वो 246% से बढ़ गया। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि मेरे को यहाँ से ही पता चल रहा है, क्योंकि इसका रीज़न क्या है, मेरा रेवेन्यू जितना बढ़ा है उसके कंपैरिजन में मेरा एक्सपेंस रेशियो उतना नहीं बढ़ा। तो ऑब्वियसली उसका इम्पैक्ट कहाँ पर जाएगा, मेरे प्रॉफिट के ऊपर, पीबीटी रेशियो के ऊपर। तो पीबीटी रेशियो मेरा जो है, पीबीटी जो अमाउंट है वो मेरा, एक मिनट, इसमें जो मेरा पीबीटी का अमाउंट है वो मेरा, इससे डिफरेंस निकाल के मैंने देखा कि कितना परसेंट से मेरा प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है। तो 246% से मेरा प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है। और यही अगर मैं अब इसके अंदर एक काम करते हैं, पीबीटी रेशो और चेक, पीबीटी परसेंटेज और चेक कर लेते हैं इन कंपैरिजन टू दी रेवेन्यू। तो अगर आप देखें तो मेरा जो प्रॉफिट परसेंटेज है, आप यहाँ पे देख रहे हैं 32% से जो मेरा प्रॉफिट है वो, मतलब जो मेरा रेवेन्यू है उसका 32% मेरा प्रॉफिट होता है। लास्ट ईयर मेरा 16% था। तो कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि कंपनी अगर इस तरीके से ही ग्रो करेगी तो बहुत ही ब्राइट फ्यूचर है कंपनी का। तो अभी हम बात करते हैं इबिट्टा के बारे में। इबिट्टा की अगर मैं बात करूं तो ये इसका मतलब होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। इसका मतलब ये है कि जो भी मैंने प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकाला, यानी कि ऑलरेडी मैं उसके अंदर टैक्स तो कंसिडर नहीं करा है, उसके अंदर मैं इंटरेस्ट यानी कि फाइनेंस कॉस्ट एंड डेप्रिसिएशन और ऐड कर दूंगा। अब इसका लॉजिक क्या है, लोग जनरली क्या करते हैं, इस चीज़ को प्रेफर करते हैं, और उसका रीज़न क्या है, सिंपल सा रीज़न है। अगर मैं डेप्रिसिएशन की बात करूँ या अमोर्टाइजेशन की बात करूँ, अमोर्टाइजेशन होता है मेरा इंटेंजिबल एसेट्स के ऊपर, और जो मेरे इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं जैसे सॉफ्टवेयर हो गया, या ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो अमोर्टाइजेशन हो गया, और डेप्रिसिएशन मेरा हो गया फिक्स एसेट्स के ऊपर, यानी कि प्लांट एंड मशीनरी हो गई, बिल्डिंग हो गई, इन सब के ऊपर। तो ये सारे जो भी होते हैं मेरे, वो होते हैं नॉन कैश आइटम, है ना। जो भी मेरा डेप्रिसिएशन होता है, अमोर्टाइजेशन होते हैं। अगर मैं बात करूँ फाइनेंस कॉस्ट की, तो जो मेरा फाइनेंस कॉस्ट होता है वो मेरा, आप ये देखिए, जो मैं फंड उठाकर उसके बाद जो मैं लगा रहा हूँ कंपनी के अंदर, उसके ऊपर ही मैं फाइनेंस कॉस्ट पे कर रहा हूँ। तो जनरली लोग उस चीज़ को, जो भी मेरे फाइनेंस कॉस्ट होते हैं उसको हटा के चीज़ों को कंसिडर करते हैं, उसको हटा के प्रॉफिटेबिलिटी देखी जाती है, क्योंकि मैंने फंडिंग उठा के ही तो बिजनेस कर रहा हूँ। तो इसलिए उसको रिमूव करके, जो मेरे जो भी ऐसे एक्सपेंडिचर होते हैं उसको रिमूव करके उसके बाद ही मैं प्रॉफिटेबिलिटी देखता हूँ। मतलब कई जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो देखते हैं। तो अगर मैं इबिट्टा की बात करूँ, तो अगर जो भी मेरा पीबीटी आ रहा है उसके अंदर मैं, पीबीटी के अंदर मैं फाइनेंस कॉस्ट यानी कि 389.34 प्लस मैं ऐड करूँगा डेप्रिसिएशन 183.6। तो ये मेरा आ गया इबिट्टा इस साल का। लास्ट ईयर का अगर मेरे को निकालना है तो अगेन सेम, इसमें मैं प्रॉफिट में प्लस कर दूंगा 488.59 फाइनेंस कॉस्ट यहाँ पे अगर आप देखेंगे, और उसके बाद मैं डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन के अंदर 209 ऐड कर दूंगा। अगर मैं परसेंटेज टर्म्स में देखूँ तो यहाँ पर मेरी ये परसेंटेज आ रही है अब मेरी 37 एंड 26%। अगर मैं ईपीएस की बात करूं, अब अगर हम ईपीएस की बात करें तो ईपीएस का मतलब होता है, ईपीएस का मतलब होता है मेरा अर्निंग पर शेयर। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, यहाँ पर अगर मैं उसके बाद टैक्स, जो भी मेरा प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बाद जो भी मेरा टैक्स वैक्स बनेगा उसको मैं हटा दूंगा। टैक्स हटाने के बाद जो भी मेरा प्रॉफिट निकल के आया, यानी कि 2698.56, जो भी मेरा प्रॉफिट निकल के आया उसको मैं डिवाइड कर दूंगा माई जो भी मेरे नंबर ऑफ शेयर्स होंगे। तो नंबर ऑफ शेयर्स आप देखेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स के बाद मेरा ईपीएस निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे दो तरीके के ईपीएस हैं, इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, बेसिक ईपीएस एंड डाइल्यूटेड ईपीएस। तो कंपनी आपको निकाल के देगी, झंझट पालने की जरूरत नहीं है, कितना बेसिक ईपीएस आ रहा है, कितना डाइल्यूटेड ईपीएस आ रहा है।
तो यहाँ पे आप सिंपल सा समझिए, जो भी मेरा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ रहा है दिस 2968, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम को कंसिडर नहीं करते हैं, क्योंकि आप ये समझिए अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम एक तरीके की ऐसी इनकम होती है जो कि वेरिएबल इन नेचर होती है, मतलब उसका भी पक्का नहीं है, कंफर्म नहीं है कि होगी नहीं होगी, इसलिए वो अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के अंदर डाली जाती है। आप इस तरीके से समझिए अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम को, इसलिए उसके ऊपर प्रॉफिटेबिलिटी कोई भी चीज़ को कंसिडर करके कोई भी चीज़ें नहीं निकाली जाती। ये ऑलरेडी ये चीज़ मैं बता चुका हूँ, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मेरा आ रहा है बेसिक ईपीएस इस बार का आ रहा है, वो आ रहा है 38.6, लास्ट ईयर का था मेरा 11.44, डायल्यूटेड जो ईपीएस है वो आ रहा है 38.32 एंड लास्ट ईयर सेम ही था। तो अगर मैं बात करूँ दोनों में डिफरेंस क्या होता है, बेसिक ईपीएस तो मैंने आपको बता दिया, ईपीएस जो आप निकालते हैं, जो भी मेरी अर्निंग आ रही है उसको आप डिवाइड कर देते हैं, प्रॉफिट जो भी मेरा आ रहा है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स उसको डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ शेयर्स के साथ, आपकी ईपीएस निकल के आ जाता है बेसिक ईपीएस। लेकिन अगर वहीं मैं बात करूँ डायल्यूटेड ईपीएस की, तो डायल्यूटेड ईपीएस मेरा कैसे निकल के आता है, बेसिकली क्या होता है कि मान लो कोई भी ऐसे शेयर्स हैं जो इन फ्यूचर कन्वर्ट हो सकते हैं मेरे इक्विटी शेयर्स के अंदर, डायल्यूटेड नाम से पता चल रहा है डायल्यूट जो हो सकते हैं। मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं, आपने किसी भी एक कंपनी के अंदर डेबेंचर्स यानी या प्रेफरेंस शेयर्स इशू करे, अब उसको ऑप्शन दिया या उसके अंदर पॉसिबिलिटी है कि वो जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं वो इक्विटी शेयर्स के अंदर कन्वर्ट हो सकते हैं। तो जो कंपनी होती है वो ये देखती है कि एक तो उसने बेसिक ईपीएस निकाल दिया, और मान लीजिए कंपनी ये मानती है कि मान लीजिए वो शेयर्स आज की डेट में ही इक्विटी शेयर्स होते तो क्या मेरा ईपीएस निकल के आता। तो ईपीएस उसके अंदर इस तरीके से निकाला जाता है। एक मेरा पी रेशो जो होता है, पी रेशो के बारे में बात कर लेते हैं। पी रेशो जो मेरा होता है वो होता है मेरा कि प्राइस अर्निंग रेशो, यानी कि जो भी मेरा प्राइस चल रहा है मार्केट के अंदर, जो भी मेरा मार्केट के अंदर प्राइस चल रहा है और उसके अगेंस्ट में जो भी मेरी अर्निंग है उसका रेशो क्या है, यानी कि मैं हर अर्निंग के बदले, मैं हर 1 रुपए की अर्निंग के बदले जो कंपनी की हो रही है इस वक्त, उसके बदले कितने रुपए देने के लिए रेडी हूँ। तो अगर मैं एंजल ब्रोकिंग के शेयर के प्राइस की बात करूँ तो एक बार देखते हैं, जो चल रहा है 1186 रुपये, एग्जाम्पल लेते हैं, यही मेरा प्राइस चल रहा है 1186 डिवाइड बाय जो भी मेरा जो भी मेरा प्रॉफिट आ रहा है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो प्रॉफिट इसमें एक चीज़ होगी कि 2968.56, लेकिन आपको ना इसको टोटल जो नंबर ऑफ शेयर है उससे मल्टीप्लाई करके इसकी मार्केट कैप निकालनी पड़ेगी। मतलब या तो आप पी से डिवाइड करके इसका ईपीएस से डिवाइड कर दो, या एक काम करते हैं ईपीएस से डिवाइड कर देते हैं। दोनों तरीके हमारे पास, या तो पूरी मार्केट कैप लेके टोटल प्रॉफिट से मैं डिवाइड कर दूं, या दूसरा तरीका ये है कि जो भी मेरा प्राइस आ रहा है उससे मैं अपना ईपीएस से डिवाइड कर दूं। तो 38.6 यहाँ पर मैं देखूं मेरा 30.73 का मेरा पी रेशो आ गया। अब लास्ट ईयर के साथ कंपेयर तो कर नहीं सकते क्योंकि लास्ट टाइम का आपको प्राइस पता नहीं है, तो इसको अभी हम इग्नोर करते हैं। तो अभी का जो प्राइस अर्निंग रेशो जो चल रहा है वो 30.73 चल रहा है, आप ये समझिए। प्राइस पर बुक वैल्यू, यानी कि जो मेरी बुक वैल्यू है, बुक वैल्यू जो है उसके अगेंस्ट में मेरा प्राइस क्या है वो आपको देखना होगा। तो आपका जो, वैसे हम ये आप इस चीज़ को जाकर आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं, ये जो हमारी वेबसाइट है मनी कंट्रोल की, एंजल ब्रोकिंग सर्च मारेंगे आपको दिखाई देगा। तो प्राइस अपॉन में बुक जो चल रहा है आपका वो चल रहा है 8.88। तो मैं ये निकालते कैसे हैं, वो ये निकालते हैं कि जो भी आपका प्राइस जो चल रहा है, यानी कि अभी आप देखेंगे पी रेशो थोड़ा सा अलग आ रहा है यहाँ पर 26.43, वो इसलिए आ रहा है क्योंकि जून का भी जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर हो चुका है। तो यहाँ पर जो इन्होंने पी रेशो निकाला हुआ है वो जून के बेसिस पे निकाला हुआ है। अभी हम जो डाटा जो कंसिडर कर रहे हैं वो सिर्फ हम जो हमारा मार्च वाला जो डाटा है उसको ही कंसिडर कर रहे हैं। तो इसलिए जो मेरा जो पी रेशो थोड़ा सा अलग आ रहा है। अदरवाइज अगर आप देखेंगे, अगर आप इस बार के जो प्रॉफिट जो भी आपका ईपीएस आ रहा है उससे अगर आप कंपेयर करेंगे तो आपका ये पी रेशो सही आ जाएगा। प्राइस अपॉन में बुक वैल्यू, तो यहाँ पे जो भी मेरा प्राइस जो चल रहा है, जो भी मेरा प्राइस चल रहा है वो चल रहा है, जैसा आपको पता ही है, यहाँ पे जो प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 1187 डिवाइड बाय जो भी बुक वैल्यू है, बुक वैल्यू पर शेयर 133.83। तो ये आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये मेरा 8.88 जो यहाँ पर आ रहा है वो मेरा यहाँ पे प्राइस अपॉन में बुक वैल्यू का अमाउंट आ गया। उसके बाद इक्विटी अंडर कंपनी, तो आपको क्या करना है, आप देखिए इक्विटी अंडर कंपनी जो है, आप बैलेंस शीट पे आ जाते हैं और इस चीज़ को देखते हैं कि जो मेरी इक्विटी अंडर कंपनी है
यानी कि 818.27 प्लस 10,491.7। लास्ट ईयर अगर मैं देखूं तो 719.95 प्लस 519.4.24। तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं मेरी जो इक्विटी अंडर द कंपनी है, इक्विटी यानी कि जो भी शेयर होल्डर की जो नेटवर्थ है वो कहीं ना कहीं मेरी बढ़ रही है नेटवर्थ। तो अगर आपकी कंपनी की नेटवर्थ बढ़ रही है इसका मतलब कंपनी वाइबल है, कंपनी फ्यूचर के अंदर अच्छी ग्रोथ देने वाली है। तो आप देख रहे हैं वैसे तो इसके अंदर शेयर्स भी इशू करे हैं इन्होंने इस बार, लेकिन आप देखें तो अल्टीमेटली अगर आप देखें तो कंपनी की जो इक्विटी है, जो नेटवर्थ है, वो शेयर होल्डर्स की वो बढ़ रही है ईयर ऑन ईयर। तो ये कंपनी के लिए पॉजिटिव साइन है। उसका नेक्स्ट अगर मैं बात करूं डेट इक्विटी रेशियो, तो डेट इक्विटी रेशियो का मतलब ये होता है कि जो भी मेरी बोरिंग है कंपनी के अंदर उसके अगेंस्ट में मेरी कितनी इक्विटी है। तो अगर मैं बोरिंग की बात करूं कंपनी के पास तो वो है इस साल जो है 1174.69, लास्ट ईयर जो थी वो थी 4908.79। इसको मैं डिवाइड करूंगा माई इक्विटी से, तो यहाँ पर आप देखिए 1.04 का रेशियो है, मतलब 104% के अराउंड आ रही है। और अगर मैं लास्ट ईयर देखूं तो 83% आ रही है। तो ऑलमोस्ट मतलब आप ये देखिए कि ज़्यादा कोई इम्पैक्ट नहीं है, इतना कोई ज़्यादा कोई मैं ये बोलूँगा कि आइडियल सिचुएशन है, 1:1 का ऑलमोस्ट रेशियो आ रहा है। तो ये आइडियल सिचुएशन है। तो डेट अगर इतना कंपनी के अंदर है तो कोई डरने वाली चीज़ नहीं है कि मेरे बोरिंग के अगेंस्ट में अगर 1:1 का भी रेशियो चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। रिटर्न ऑन इक्विटी का मतलब ये है कि जो भी मेरा प्रॉफिट आ रहा है, प्रॉफिट जो भी आ रहा है, पैट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय माई जो भी मेरा इक्विटी आ रहा है। तो थोड़ा सा इसको साइड कर लेते हैं अगर आपको इनकेस ये, तो जो भी मेरा रिटर्न ऑन इक्विटी आ रहा है, जो भी मेरा पैट जो आ रहा है, पैट डिवाइड बाय माई इक्विटी की वैल्यू। तो पैट जो मेरा जो आ रहा है, यहाँ पर हम चलते हैं तो यहाँ पर अगर आप पैट देखेंगे तो वो आ रहा है आपका 2968.56, 2986 2968.56। इसको डिवाइड कर देंगे आपके इक्विटी से जो भी आपकी कंपनी में है। तो नेक्स्ट ईयर जो आ रहा है आपका 823.46 डिवाइड बाय आपकी इक्विटी अंडर द कंपनी। तो आप ये इसके अंदर ये देख रहे हैं कि जो भी आपका इक्विटी इन्वेस्टेड है उसके ऊपर कितना आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मिल रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो शेयर होता है, जो भी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होता है वो सारा का सारा इक्विटी शेयर होल्डर का ही होता है। अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर है उस कंपनी के अंदर तो उनको डिविडेंड शेयर करा जाता है, उसके बाद जितना भी पैसा होता है, जो भी पैसा बचता है वो सारा का सारा इक्विटी शेयर होल्डर का होता है। तो आप ये देखिए कहीं ना कहीं कंपनी के अंदर 26% की ग्रोथ हो रही है। अगर मैं बुक की भी बात कर रहा हूँ यार, यहाँ पे मैं शेयर की बात ही नहीं कर रहा हूँ, शेयर का क्या प्राइस चल रहा है, कैसे चल रहा है। अभी यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं मैं बुक की बात कर रहा हूँ। तो 26% की ग्रोथ हुई है बुक्स के अंदर, यानी कि 26% का रिटर्न आ रहा है। तो एज पर मी दिस इज गुड रिटर्न, क्योंकि आप देखिए कि जो 1 रुपया अगर मैं लगा रहा हूँ तो मेरे को हर साल के अंदर 2.5 रुपया वापस मिल रहा है अराउंड। तो दिस इज गुड रिटर्न। और अगर आप देखेंगे ईयर ऑन ईयर अराउंड 100% अराउंड मेरा जो पैट है, इक्विटी जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो बढ़ा है मेरा। और उसका रीज़न आप जानते ही हैं, जैसे अभी हम ऊपर डिस्कस कर ही चुके हैं, क्योंकि मेरा एक्सपेंस रेशियो डिक्रीज हो गया था, इस वजह से मेरा जो ये पैट ऑन इक्विटी है, जो रिटर्न ऑन इक्विटी है, वो मेरा इंक्रीज हुआ है। तो कहीं सारे के सारे जो रेशियोज होते हैं आपस में इंटरलिंक होते हैं। यही सारे रेशियोज थे जो इंपॉर्टेंट रेशियोज होते हैं एक एनालाइज करने के लिए। जब आपके पास रिजल्ट आए हाथ के अंदर तो आप चीज़ें जल्दी जल्दी फटाफट एनालाइज कर सके और अपना डिसीजन ले सके। तो ये सारे रेशियोज होते हैं। आई होप आपको इस वीडियो के अंदर समझ में आया हो किस तरीके से रेशियोज एनालाइज करने हैं। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर इससे रिलेटेड तो पूछ ही सकते हैं। अभी हम बात करते हैं, तो ये सारी बात हो गई रेशियोज के बारे में। अगर आप बोलेंगे कि कोई और रेशियोज आपको स्पेसिफिकली जानने हैं या फिर जो अदर रेशियोज भी होते हैं उसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। ये इंपॉर्टेंट रेशियोज के बारे में अभी हम डिस्कस कर चुके हैं एनालिसिस पर्पज से। उसके बाद एक बार ना गो थ्रू कर लेते हैं फाइनेंशियल रिजल्ट्स को और क्या क्या चीज़ें हम देख सकते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर तो हम ऑलमोस्ट बात कर चुके हैं। अगर आप इसके अंदर जानना चाहें कि किस वजह से मेरा एक्सपेंस रेशियो डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो आप यहाँ पे देख भी सकते हैं जो मेरा इंक्रीज और डिक्रीज किस वजह से हो रहा है। तो अल्टीमेटली आप देखिए एम्प्लॉय का कोई खर्चा बढ़ा नहीं है सच, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है एम्प्लॉय का खर्चा सिर्फ थोड़ा सा बढ़ा है। तो क्योंकि एम्प्लॉय जो आपके थे ऑलरेडी उन्हीं से आपने काम करवा लिया है ना, तो इतना कोई हायरिंग की जरूरत नहीं पड़ी, थोड़े बहुत हायरिंग की जरूरत पड़ी आपने कर लिया। तो यहाँ पे आप देखिए खर्चा एम्प्लॉय का इतना नहीं बढ़ा, मतलब अगर मेरा 74% से अगर मेरा इनकम बढ़ रही है तो मेरा जो एम्प्लॉय का खर्चा है अराउंड 10-15% से ही बढ़ रहा है। तो इस वजह से मेजर इम्पैक्ट आया है मेरा
अमाउंट के ऊपर। और उसके बाद आप देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ डेप्रिसिएशन की, तो डेप्रिसिएशन में भी आप देखिए, क्योंकि डेप्रिसिएशन किसके ऊपर लगता है, आपके जो भी आपके फिक्स एसेट्स होते हैं। फिक्स एसेट्स तो आपने कोई नई परचेज ही नहीं करे होंगे, जो ऑलरेडी चल रहे हैं, आपके एम्प्लॉय नहीं बढ़े जब, तो आपको फिक्स एसेट्स की किस लिए जरूरत है, बिल्डिंग की किस लिए जरूरत है, कंप्यूटर्स की किस लिए जरूरत है, क्योंकि अगर आपके जब एम्प्लॉय बढ़ेंगे तभी तो आपको इन सबकी नीड पड़ेगी। तो इसलिए जो डेप्रिसिएशन है आप देखिए वो ईयर ऑन ईयर रिड्यूस हुआ है, तो इसका भी इम्पैक्ट आया है मेरा प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर। तो यही रीजंस थे मेजरली जो आप एक्सपेंस रेशियो के अंदर एनालाइज कर सकते हैं कि किस वजह से क्या चीज़ हो रही है। तो उसके बाद आप देखिए अगर मैं चलूँ नीचे, बाकी आप जो इसके इन्वेस्टर जो अपडेट्स होते हैं, जो इन्वेस्टर कॉल्स होती हैं, अर्निंग कॉल्स, उसमें भी जाके आप ये सारी चीज़ें सुन सकते हैं कि क्या रीजंस थे, क्या कैसे था। आप यहाँ पे फाइनेंशियल पोजीशन भी देख सकते हैं कि कितने मेरे ट्रेड पेबल हैं जो बढ़ रहे हैं, कि ईयर ऑन ईयर कितने बढ़े हैं, मेरा करंट असेट्स है वो किस हिसाब से बढ़ रहे हैं, जो मेरे करंट असेट्स है, लाइबिलिटी किस हिसाब से बढ़ रही है। ये सारी चीज़ें आप एनालाइज कर सकते हैं ईयर ऑन ईयर बैलेंस शीट के अंदर जाकर। इक्विटी के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर ही चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर हैं जो आप जाके एनालाइज कर सकते हैं बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। तो यही चीज़ें थी जो आपको देखनी चाहिए फाइनेंशियल रिजल्ट्स के अंदर। इंपॉर्टेंट प्रोस्पेक्टिव से मैंने आज बात करी है। अगर कोई भी आपके फर्दर डाउट है तो कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।